तो आपको इतना ज्ञान हो कि आपको पता हो कि ये मरीज किसका है, मैं इसको प्राथमिक चिकित्सा क्या दे सकता हूँ। सबसे पहली है कि डॉक्टरों की उपलब्धता को बढ़ाना, दवाइयाँ सबको उपलब्ध हो। आप गलत काम करेंगे तो गलती होगी, इसलिए इस चीज से नहीं घबराना चाहिए कि अगर हम ये काम करना गलती हो जाएगी। कि जो ये एक सोच की एक जिला एक मेडिकल कॉलेज को लेके आगे बढ़े हैं, इसके तहत मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर उपाध्याय और आप देख रहे हैं द इम्पैक्ट टॉक्स। हमारा उद्देश्य सिर्फ सवाल पूछना नहीं, बल्कि नेतृत्व, व्यक्तित्व और व्यवस्था के उन पहलुओं को सामने लेकर आना है जिसे आम जन प्रभावित होते हैं या आम जन के सामने नहीं आ पाते हैं। जी हां दोस्तों, आज हमारे साथ है जनपद गाजीपुर के विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आनंद मिश्रा जी, जिनके फैसलों से लाखों मरीजों, डॉक्टर्स और हजारों लोगों पर असर पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि आप गाजीपुर के लिए कैसे ऑक्सीजन का काम किए, लाखों मरीजों के लिए नेक्स्ट टू गॉड कैसे आप साबित हुए और इस व्यवस्था को कैसे अपलिफ्ट करते हुए उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पोजीशन आप ले आ पाए। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका द इम्पैक्ट टॉक्स चैनल में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, यदि आपको अपने जीवन का 1 मिनट में यदि परिचय देना होगा तो क्या कहेंगे? 1 मिनट में परिचय? तो देखिए, मेरा जन्म लुधियाना में हुआ जी, और मेरी पूरी जो मेरी अपब्रिंगिंग है वो लुधियाना पंजाब की है जी। MBBS मैंने इलाहाबाद से किया जी। फिर उसके बाद कुछ साल नौकरी की लुधियाना में, फिर मैंने MD बायोकेमिस्ट्री जो है देहरादून से की और उसके बाद फिर मैं कोशिश करता रहा, धीरे धीरे मेडिकल कॉलेज में घुसा और एडमिनिस्ट्रेशन में रुचि होने की वजह से मैंने 2-3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को स्टैब्लिश करने में काफी हेल्प किया था मैनेजमेंट के साथ और बड़े अच्छे मुकाम पर उन कॉलेजेस को पहुंचाया। उसी बीच में मुझे एक अवसर मिला यहाँ गवर्नमेंट में काम करने का, जिसको मैंने इंटरव्यू के द्वारा प्राप्त किया और फिर उसी के बाद इसी कॉलेज में मैं प्रोफेसर होने के बाद प्रिंसिपल की जगह खाली थी तो मैंने प्रिंसिपल का इंटरव्यू दिया और मेरा चयन हुआ और पिछले करीब 4.25 साल से मैं यहाँ प्रिंसिपल की पोस्ट पर नियुक्त हूँ। जी जी, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर, शिक्षक और प्रिंसिपल के रूप में इन तीनों भूमिकाओं में आप सबसे बड़ी चुनौती क्या है आपके सामने? सबसे बड़ी चुनौती तो एक प्रिंसिपल के रूप है, क्योंकि प्रिंसिपल को ही एक डॉक्टर का रूप भी निभाना पड़ता है, एक शिक्षक का रूप भी निभाना पड़ता है और एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम भी निभाना पड़ता है। तीनों काम उसमें हो जाते हैं। प्रिंसिपल केवल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता है, वो एक डॉक्टर भी है और समय बढ़ने पर वो अपने स्टूडेंट्स को, चाहे वो MBBS के स्टूडेंट्स हों चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट, उन्हें पढ़ाना भी पड़ता है। समय पढ़ने पर उसी को इलाज भी करना पड़ता है और समय और एडमिनिस्ट्रेशन तो उसको करना ही करना है। तो सबसे चुनौतीपूर्ण जो रोल है वो एक प्रिंसिपल का ही है। अभी लेटेस्ट हम लोग बातचीत कर रहे थे जिस तरीके उत्तर प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजेस की स्थिति है, वॉट एवर द सर्कमस्टेंसेस आर देयर व्हिच आर ऑलरेडी परमिटेड इन आवर सोसाइटी, इज दैट कि आज सरकारी मेडिकल कॉलेजों में क्या चुनौती है और आप उन चुनौतियों को कैसे देखते हैं? मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करने के बाद मेडिकल कॉलेज को मेडिकल कॉलेज बनाना ही अपने आप में एक चुनौती है और जिसमें सरकार इस समय बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है और मैं सही मायनों में धन्यवाद दूंगा अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी जो कि चिकित्सा स्वास्थ्य के मंत्री भी हैं और सबसे ऊपर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का, कि जो ये एक सोच की एक जिला एक मेडिकल कॉलेज को लेके आगे बढ़े हैं, जिसके तहत मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं और सरकार इसमें अपना पूर्ण योगदान दे रही है और वो चाह रही है कि हर एक व्यक्ति के पास मेडिकल सेवा पहुंचे। बहुत अच्छी। डॉक्टर साहब, आज मरीजों की शिकायत रहती है कि सरकारी अस्पतालों में व्यवहार और व्यवस्था दोनों में बड़ा गैप दिखता है, आप इसको कैसे देखते हैं? कि मैं कहीं और के बारे में कमेंट करने में मैं उचित व्यक्ति नहीं हूँ, ना ही मैं समर्थ हूँ, लेकिन मैं अपने जो जिस कॉलेज का मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरा ये प्रयास रहता है और मेरे साथ मेरा ही नहीं, मेरे जितनी फैकल्टी जो डॉक्टर्स हैं या JR हैं, उनका एक प्रयास रहता है कि हम लोग सब
मरीजों के उपचार में मरीजों से प्रेम पूर्वक बात करें, उनकी स्थिति को समझें, और इसके अलावा हम समय समय नर्सेस की ट्रेनिंग, वार्ड बॉयज की ट्रेनिंग कराने में लगे रहते हैं। हमारी टीम उसमें लगी रहती है। क्या आपके यहाँ मानक के अनुरूप रेडियोलॉजिस्ट हैं? मानक के अनुरूप, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के लिए आज भी मरीजों को कई दिनों से लाइन लगानी पड़ती है। अभी हमारे पास एक रेडियोलॉजिस्ट थे, अब हमारे पास 2 हो गए हैं। अभी हाल ही में 3 दिन पहले ज्वाइन किया, तो अब धीरे धीरे अल्ट्रासाउंड वाली समस्या भी कम होगी जी। खत्म तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, कम जरूर हो जाएगी। इसके संदर्भ में एक और सवाल आता है, जैसे जिस तरह की समस्याएं कभी कभी आ जाती हैं डैश पे, कि हेड इंजरी के लिए आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? हेड इंजरी के लिए पेशेंट कोई आता है, जैसे इंजरी बताता है तो न्यूरोसर्जन, क्या न्यूरोसर्जन उपलब्ध है हमारे यहाँ जी। न्यूरोसर्जन आते हैं, उनको देखते भी हैं, लेकिन सबसे पहले उसका मैनेजमेंट के लिए आप इमरजेंसी अपने आप में सक्षम है, इमरजेंसी के डॉक्टर सक्षम है, उसका इलाज करते हैं, और जैसी जरूरत होती है सीटी स्कैन, एमआरआई जो कराना है, एक्सरे, सब कुछ उपलब्ध है और सब अपने समय से हो जाता है। इतनी बड़ी व्यवस्था आपके माध्यम से संचालित हो रही है, और लगभग जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि इस व्यवस्था को आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मैंने बॉटम से टॉप पे ले गए आप इस व्यवस्था को, और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ। तो आज के दौर में युवा डॉक्टर्स और युवा डॉक्टर्स के साथ युवा छात्रों को आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? कौन सी 3 ऐसी बात बताएंगे जो हमेशा ये याद रखें? सबसे बड़ी बात है संवेदनशीलता जी। कि आप एक ऐसे फील्ड में उतर रहे हैं कि जहां मरीज ये आपसे आशा रखता है कि आप उससे बहुत, उसके प्रति संवेदनशील रहें और उससे बहुत प्रेम से बात करें, उसकी समस्या को समझें। संवेदनशीलता सबसे बड़ी। और दूसरी चीज, अपने विषय का ज्ञान। अगर आप एमबीबीएस हैं तो आपको इतना ज्ञान हो कि आपको पता हो कि ये मरीज किसका है, मैं इसको प्राथमिक चिकित्सा क्या दे सकता हूं। और उसके ऊपर तीसरी चीज, अगर आप स्पेशलिस्ट हैं तो उस स्पेशलिस्ट को ये पूरा ज्ञान होना चाहिए कि भाई मैं इस मरीज को कैसे बिल्कुल ठीक करके निकालने के लिए सक्षम हो जाऊं। ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है हर डॉक्टर के लिए। संवेदनशीलता तो सबके लिए है, एमबीबीएस डॉक्टर के लिए कि उसको इतना ज्ञान हो कि बेसिक क्या है और इसको कैसे आगे मैनेज करना है, किसको कहना है। और स्पेशलिस्ट अपना काम, अपने सब विषय का काम बखूबी निभाना जानता हो। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जैसा कि कई बार आपको आपके कार्यों का प्रशस्तीकरण हो चुका है, मिल चुका है, आपने जिस तरीके से यहाँ कार्य किया, इन व्यवस्था को प्रमोट करते हुए, देखते हुए, यदि उत्तर प्रदेश की मेडिकल व्यवस्था की एक जिम्मेवारी आपको दिया जाए, स्वास्थ्य सेवाओं की विशेषता दिया जाए उत्तर प्रदेश में जिम्मेवारी निभाने की, तो आपकी 3 प्राथमिकताएं कौन कौन सी होंगी? तो सबसे पहले मैं अकेला नहीं हूं जिसने इस कॉलेज को चलाया है। बिना सरकार की मदद और बिना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और बाकी जो प्रशासन है, उसके बगैर एक अकेला प्रिंसिपल कुछ नहीं कर सकता है। सबकी सहायता मिलती है और सबका योगदान रहता है। लेकिन हाँ, अगर मुझे मिलेंगे तो सबसे पहली है कि डॉक्टरों की उपलब्धता को बढ़ाना, कि हर जगह डॉक्टर उपलब्ध रहे। जैसे अभी भी कई जगह डॉक्टर्स की कमी है, लोग नहीं पहुंच पाते, तो हम कोशिश है डॉक्टरों की उपलब्धता को बढ़ाना, डॉक्टर उपलब्ध रहे। फिर दूसरा, दवाइयां सबको उपलब्ध हो। भाई, गरीबी रेखा के नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत सारे लोग सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी मेडिकल कॉलेज पर ही निर्भर हैं अपने इलाज के लिए। तो सबके लिए दवाइयां उपलब्ध होना और बाकी संसाधन जैसे कि डायग्नोस्टिक संसाधन ये भी अच्छे से उपलब्ध होना। जी, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। इस क्रम में एक सवाल और आता है कि जिस मेडिकल कॉलेज को आपने अपने अनुभवों से, अपने बड़ी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन से इसको अपलिफ्ट किया है, इस तरीके से 5 वर्षों के बाद इस मेडिकल कॉलेज को आप कहाँ देखना चाहेंगे? सर, अभी तो हम एक बेसिक सुविधाओं को एक स्तर पे लेके आए हैं। हमारा पूरा हमारा मेडिकल कॉलेज एक परिवार है, तो इस परिवार ने बड़ी मेहनत की है इसको एक स्तर पर, और अब हम चाहते हैं कि अब धीरे धीरे हम सब लोग चाहते हैं कि ये इसमें आगे चल के एक सुपर स्पेशलिटी सेंटर बने, जिसमें एक कार्डियोलॉजिस्ट भी परमानेंट रहे, एक न्यूरोसर्जन रहे, एक न्यूरोलॉजिस्ट रहे। ऐसे हमको 8-10 अगर सुपर स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे तो इसको हम एक सुपर स्पेशलिटी सेंटर में भी तब्दील करने का प्रयास करेंगे आने वाले 5 वर्षों में। आपको यदि यह एक अधिकार मिले
इसके साथ साथ यदि आपको एक अधिकार मिले कि आप स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ा बदलाव करने के लिए अधिकृत हैं, तो आप वो कौन सा बड़ा बदलाव चाहेंगे? वही सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी डॉक्टर की उपलब्धता, कि डॉक्टर उपलब्ध रहे, जिसकी जहां ड्यूटी है अपनी ड्यूटी पर समय से उपलब्ध रहे। आधी समस्याएं अगर डॉक्टर की उपलब्धता से दूर हो जाएगी। अंत में देश के युवाओं, मरीजों और समाज के लिए आपका एक क्या संदेश होगा? युवाओं के लिए संदेश तो यही है कि भाई आप अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं, केवल यही नहीं कि आप डॉक्टर बन रहे हैं, आप नर्सिंग का काम कर रहे हैं, आप टेक्नीशियन बन रहे हैं, आप हमारे मेडिकल कॉलेज में नॉन टेक्निकल स्टाफ हैं, मतलब जो भी है, अगर मैं केवल मेडिकल कॉलेज के पर्सपेक्टिव से या एक अस्पताल के पर्सपेक्टिव से देखूं तो यही संदेश है कि अपने कार्य को समझें और उसको ईमानदारी और निष्ठापूर्वक और पूरी संवेदनशीलता के साथ निभाने का प्रयत्न करें। और आप कुछ कार्य करेंगे तो क्या कहते हैं, टू एरर इज ह्यूमन, वो आप काम करेंगे तो गलती होगी, इसलिए इस चीज से नहीं घबराना चाहिए कि अगर हम ये काम करने में गलती हो जाएगी। काम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और मरीज तो भाई मरीज अपना आए, इलाज कराए, लेकिन हाँ ये कई बार होता है कि कई मरीज जो हैं, मरीजों का अटेंडेंट एक डर के साथ आते हैं और उसमें वो बहुत पैनिक क्रिएट करने के बाद कई चीजें उल्टी सीधी होती हैं, तो भाई उनको पैनिक नहीं करना चाहिए, उनको भी अपना डॉक्टर के साथ, नर्सिंग स्टाफ के साथ एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना, वेल ट्यून अप होना चाहिए। बिल्कुल। तो आप थे डॉक्टर आनंद मिश्रा, जिन्होंने अपने अनुभवों को, अपने जीवन के चुनौतियों को और भविष्य की सोच को हमारे साथ साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इम्पैक्ट टॉक्स चैनल में। और दोस्तों, यदि आपको यह बातचीत सार्थक लगी हो तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लोगों के साथ साझा करेंगे। पुनः हम एक नए व्यक्तित्व और प्रभावशाली चीजों के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।